हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को होता है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती। तो आप सभी को इनकी जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। 14 अप्रैल को के डेली करंट अफेयर को आज की वीडियो में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। सबसे पहले हम लोग रिविजन सेक्शन से शुरुआत करेंगे। रिविजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी उसको वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करेंगे, फिर आज की करंट की तरफ बढ़ेंगे। तो कल देखिए साथियों, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मानव अंतरिक्ष का उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यूरी गागरिन ने, क्योंकि पहली बार मानव बन करके, मतलब मानव होकर के वो अंतरिक्ष में गए थे। जापान ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है। और अभी पहली बार पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स की बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई 2022-23 के लिए। गुजरात की पंचायतें टॉप पर रही हैं। खुबानी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया है। खुबानी खुबानी उत्सव जो है ये वहां पर बसंत की ऋतु में ये होता है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। कल संडे था, संडे को वीकली टेस्ट होता है और वीकली टेस्ट होता है लाइव आपका, है ना। वीकली टेस्ट जो है ये लाइव रखा गया है, संडे को होता है। तो आप लोग संडे को प्रिपेयर रहा कीजिए। सुबह में 7:30 या 8 इसी के बीच में लाइव में आता हूँ संडे को, और जितना भी हफ्ते भर पढ़ाया गया रहता है उसका रिवीजन करवाता हूँ। तो आप लोग अगर मान लो उस टाइम नहीं लाइव आकर के देख पाते हो तो बाद में ही देख लिया करो, क्योंकि उसमें भी आप अपना अच्छे से इवेल्युएशन कर सकते हो। चलिए, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था शनिवार को? तीसरा बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों स्तरीय बैठक ये काठमांडू नेपाल में हुई। नेपाल राष्ट्र बैंक की कार्यवाहक गवर्नर बनी थी नीलम धुआंगना तिमसिना। और आईएसएसएफ विश्व कप ब्यूनस आयर्स जो हुआ, भारतीय निशानेबाजों ने कुल 8 मेडल जीते हैं, जिनमें 4 गोल्ड थे। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि अयोध्या पर्व का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग कर तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए जो बांग्लादेश को अनुमति दी गई है थी, वो अनुमति वापस ले ली गई है। और भारत जो है, ये भारत की एक दूध सहकारी संस्था है, उसने वीरा नाम से अपना मस्कट लॉन्च किया है। नाम है मिल्क फेड। ठीक है, तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। रिवीजन होता है, इसीलिए फास्ट में आपका रिवीजन करवाता हूँ तेजी से, है ना। अब हम लोग धीरे से आराम से बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। इसकी पीडीएफ क्विज सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी, शुरू करें। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, आज के दिन संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था, तो इसलिए उनकी जयंती मनाई जाती है। इनके योगदान को हम लोग याद रखते हैं। और आप जानते हो, जैसा कि जब भी अंबेडकर जी का नाम आता है, शिक्षा और समानता, इन सब की बात आती है हमेशा से, है ना। शिक्षा को हमेशा बढ़ावा देते थे और काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे भी थे। इन पर मैंने आपको एक वीडियो भी दी है इनकी पूरा जीवनी पर आधारित, एमजेटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, खैर कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? भाई मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के महू में हुआ था जन्म। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में, और इनका निधन हुआ था 1956 में। इनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि के नाम से जानते हैं। और ये 6 दिसंबर जब इनका निधन हुआ था, उस दिन को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से मनाते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस। ठीक है ना, महापरिनिर्वाण दिवस के नाम से, दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी बात ध्यान रखना। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। संविधान जब बन रहा था संविधान सभा में, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे चलकर भारत के पहले पहले कानून मंत्री भी बने। और 1990 में इनको दिया गया क्या? 1990 में भारत रत्न भी दिया गया। कहीं लिखा है क्या? ये लिखा गया है, ये भारत रत्न इनको 1990 में मिला था। ठीक है जी, समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है इस दिन को। अगला, ये महत्वपूर्ण दिवस हैं। जैसा कि आप जानते हो, जब भी कोई भी ऐसे बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, उनके रिलेटेड जो दिवस मैं साल भर का है वो रिवाइज करवाता हूं आपका। चलिए आज फिर करते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर। 11 फरवरी को समर्पण दिवस, दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर। 23 मार्च शहीद दिवस, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु जी की पुण्यतिथि पर। 5 अप्रैल को समता दिवस, बाबू जगजीवन राम जी की जयंती पर। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर। और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी की जयंती। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर। और 29 जून को आप जानते हो सांख्यिकी दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, पीसी महालनोबिस जी की जयंती पर।
20 अगस्त को सद्भावना दिवस राजीव गांधी जी की जयंती पर, और 29 अगस्त खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर, 15 सितंबर राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस मोक्ष गुणकम विश्वेश्वरैया जी की जयंती पर, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी की जयंती, 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती, और 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती, 14 नवंबर को बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती, 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह जी की जयंती, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती। ये आपको एक बार में नहीं याद होगा, लेकिन जब मैं आपको बार बार हमेशा जब भी आता है तब भी मैं रिवीजन करवाता हूँ, तो इससे आपको धीरे धीरे चीज़ें बैठ जाएगी दिमाग में और याद हो जाएंगी। इसीलिए मैं इसको जब भी आता है हर बार पढ़ता हूँ, इसको बहुत कम ही बार है जब इसको मैं स्किप करता हूँ, है ना, जिससे क्योंकि ये अलग अलग डेट को है आपको याद हो जाए। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर कोई दिवस बचा ही नहीं जो महापुरुषों पर मनाया जाता है ना। तो ये आपको अगर पढ़ लिए आप तो आप एक नंबर तो कंफर्म कर ही लोगे। अगला, किस राज्य के द्वारा राज्य के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, एक कॉन्फ्रेंस नहीं, कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव। तो ये अभी सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर ये आयोजन किया गया है। सिक्किम, आप यहाँ पर देखोगे ये दूरदर्शन का प्रसार भारती का आर्टिकल है, सिक्किम राज्य स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव या सम्मेलन की मेजबानी की गई, इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव 12 से 14 अप्रैल तक ये आयोजित किया गया। वहां के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, कहां पर? नामची जिले के यांगांग में। अच्छा, सिक्किम, आप तो सोच रहे होंगे कि यार सिक्किम तो इसका तो दिन दूसरा है स्थापना का, 16 मई होता है। 16 मई 1975 को मच्छर दिवस जब मनाते हैं ना, डेंगू डेंगू दिवस, तो डेंगू दिवस के दिन इसका तो हुआ था, बिल्कुल हुआ था 16 मई को 1975 को, याद रखना, ये भी सिक्किम स्थापना दिवस है और इसके 50 वर्ष होने जा रहे हैं। तो ये अभी से ही आयोजित कर रहे हैं, ठीक है ना, कि भाई मई का क्या, अभी अप्रैल में ही मना लेते हैं। खैर, 16 मई को याद रखना डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, डेंगू दिवस भी मनाया जाता है। 1975 में इसका लाने का मतलब, इसको इंडिया में मिलाने का ना, पहले ये इंडिया में नहीं था, ये अलग अपना शासन करता था, अलग देश कह सकते हैं पहले था। ये 16 मई 1975 को तब भारत में जुड़ा। इसके लिए बाकायदे संविधान में संशोधन किया गया था। और कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 36वां संविधान संशोधन किया गया था, और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत इसे शामिल किया गया। अच्छा, कौन सा राज्य बना था जब शामिल हुआ था? तो तब ये बना था 22वां भारतीय राज्य, 22वां राज्य बना था। ठीक है ना, 22वां राज्य बना था। और उसके बाद आप जानते हो 23वां 24वां बना था आपका ये अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। फिर 25वां बना था गोवा, 26वां छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड, 29वां तेलंगाना, और उसके बाद अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुए हैं। खैर, तो ये 22वां राज्य बना था, ये आपको याद रखना है। अगला, सिक्किम की बात करें तो सिक्किम आपको यहाँ पर दिख जाएगा, सिक्किम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा सिक्किम है, और केवल ये भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लोगों को पता नहीं होता कि पश्चिम बंगाल यहाँ तक है। बिल्कुल पश्चिम बंगाल जो है यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक फैला हुआ है। ये अपना बॉर्डर असम से भी लगाता है और सिक्किम से भी लगाता है। जनरली असम से बॉर्डर लगाने वाले राज्यों में पूछा जाता है तो लोग यहीं के सारे राज्य बता देते हैं, पश्चिम बंगाल वाले ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं। आपको ये नहीं करना है। ये छोटी छोटी मैं मिस्टेक क्यों आपको बता पाता हूँ, क्योंकि ना हम लोग ना अक्सर हफ्ते में 15 दिन में बैठते हैं किसी भी एक, क्योंकि भाई मॉक टेस्ट सबका देखते रहते हैं हम लोग, क्या दे रहा है, कौन क्या कैसे दे रहा है, प्रैक्टिस में क्या आ रहा है, या एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसको हम लोग देखते रहते हैं। तो हम लोग हफ्ते में 15 दिन में 10 दिन में बैठते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहते हैं उनको देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना, कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिससे हम लोग अपने लेवल को वर्तमान में ढाल के रख सके। यही कारण है कि आपको ई बुक्स वगैरह में या जो भी कंटेंट दिया जाता है एमजीटी एजुकेशन का 100% देखने को मिल जाता है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अपने मन से नहीं दी जाती सिर्फ, इसमें
जो भी चीज़ें प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, जो करंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, किस लेवल का पूछा जा रहा है, किस टाइप से क्वेश्चन घुमाकर पूछ रहा है, कहाँ पर लोग गलतियां करते हैं ऑप्शन में, वो सारी चीज़ें एवेलुएट करके आपको कंटेंट दिया जाता है। ठीक है, अगर थ्योरी में नहीं दे पाता हूँ लिखित में, तो फिर मैं वर्बली वो चीज़ें, वो गलतियां, वो मिस्टेक, वो छोटी छोटी भूलें बता दिया करता हूँ कि कहाँ कहाँ पर लोग गलती करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये चीज़ें कॉमन मिस्टेक, जो सिली मिस्टेक होती है, जो आप वापस आकर के आपको लगता है कि ये सही करके आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको पछतावा होता है जब आंसर की में मिलाते हो तो, कि यार ये तो छोटा सा मिस्टेक कर दिए, वो ना करो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दुखदाई होता है। वो समझ लो सिली मिस्टेक आपका क्रिकेट का रन आउट है, समझो, है ना, जिसमें बस पछतावा होता है बाद में कि यार नहीं दौड़े होते तभी बच जाते। अभी देख रहे हो कल वाला मैच, है ना, दिल्ली वाले लास्ट, मतलब पहली बार रिकॉर्ड ही शायद एक क्वेश्चन ये भी बन जाए, रिकॉर्ड ही हैट्रिक बना दी होंगे, रन आउट की हैट्रिक बन गई कल के मैच में। खैर, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के यहाँ के सीएम है, ओम प्रकाश माथुर यहाँ के गवर्नर है, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये याद रखना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा चोटी भी है, और कंचनजंगा चोटी को मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में है, ठीक है ना, भारत की तो वो है, भारत में सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू है। ठीक है, ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। दुनिया में ये तीसरे नंबर पर है, दुनिया में दूसरे पर कौन है? केटू है। दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है नेपाल में, और केटू गार्डविन आश्विन आपको यहाँ पर पीओके में भी दिख जाएगा, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस सेक्टर में यहाँ केटू देखने को मिल जाएगा, और सिक्किम में आपको कंचनजंगा देखने को मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, सिक्किम में 6 जिले हैं, विधानसभा में 32, लोकसभा में यहाँ से 1 और राज्यसभा में 1 सीट जाती है। नाथुला जिलेप्ला, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर रहा है, नाथुला जिलेप्ला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नाथुला जिलेप्ला। कुछ और आयोजन सम्मेलन की बात करें तो अभी बिम्स्टेक की कृषि मंत्रियों की बैठक नेपाल में हुई थी, और बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? मेन वाला, ये छठवां शिखर सम्मेलन हुआ था थाईलैंड में। ठीक है, बैंकॉक में, थाईलैंड में। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन नई दिल्ली, बाकी सभी जो है सेना कमांडरों का नई दिल्ली में, ग्लोबल टेक्नोलॉजी का नई दिल्ली में, रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में, खुफिया और सुरक्षा प्रमुखों का, जल स्थिरता का, ये सभी नई दिल्ली में हुआ। अगला, अपनी ई बुक आई हुई है, इस ई बुक को आप लोग जाकर के एमजेटी ऐप से बाय कर सकते हो, एमजेटी ऐप से, चाहे ब्रह्मास्त्र का लेना हो आपको, ठीक है, ई बुक फॉर्मेट में आप इसे ले सकते हो। और हाँ, जो ऑफलाइन स्टोर पर जिनको लेना है, लखनऊ में जैसे कुछ ऑफलाइन स्टोर्स पर जो है वो दी गई थी, तो वहाँ पर है अभी, ऑनलाइन वाले तो सब खत्म हो गया, तो ऑफलाइन पर अवेलेबल है। तो अगर आप लखनऊ में हैं तो जा करके दुकानों वगैरह पर पता कीजिए, अगर उनके पास होगी तो फिर आप ले सकते हैं। बाकी ऑफलाइन ई बुक तो ऐसे खत्म हो गई है, पब्लिशर से दोबारा मंगवाना पड़े अगर तो भले हो जाए, और वो मैं सोच रहा हूँ कि आर ओ के एग्ज़ाम वाले अगर ज़्यादा डिमांड करेंगे तो दोबारा से मंगवाया जाएगा, नहीं तो आप ई बुक फॉर्मेट में ही ले सकते हो इसे। ठीक है ना, जो ब्रह्मास्त्र की ई बुक है, वन लाइनर की ई बुक आई हुई है अक्टूबर से मार्च तक की, इसको भी आप ले सकते हैं, 6 महीने की है। 3 महीने की भी ई बुक आ गई है, ये सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगा। बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर के आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग सारी ई बुक जो है, जो आपको पसंद आए वो ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आईएसए की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? आईएसए, आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना होती, मैंने आपको बताया था ना अभी, कॉप कॉप 21 जो समिट हुआ था, कॉप 21 समिट हुआ था, तो उसी दौरान इसकी भी स्थापना की गई थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, वहीं पर हुई थी कॉप 21 समिट 2015 में। तो खैर, इसमें अभी मॉरिशस जुड़ा है। आप यहाँ पर ऑप्शन देखोगे ना, पहला अफ्रीकी देश, और यहाँ ऑप्शन में देखो अफ्रीकी देश मॉरिशस ही है, यहाँ पर बाकी सब कहाँ के हैं? यूरोपीय देश हैं। खैर, मॉरिशस जो है ये आईएसए की कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर सिग्नेचर कर दिया हुआ है, इससे जुड़ चुका हुआ है, और ये दुनिया का चौथा देश बन गया है जो इस पर हस्ताक्षर किया है, बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद। ठीक है, साझेदारी का उद्देश्य है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप सौर ऊर्जा पहलों पर आईएसए और मॉरिशस के बीच सहयोग के लिए एक संचालित दृष्टिकोण प्रदान करना। कुल मिलाकर के मैं इसको समझा दे रहा हूँ, थ्योरी पर मत जाओ। देखो, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना, ये वन अर्थ वन वर्ल्ड वन ग्रिड के थीम पर ये बनाया गया, मतलब
पूरी दुनिया को एक ग्रिड से जोड़ा जाए। और दुनिया में कैसे, तो देखिए जैसे ये है अपनी पृथ्वी गोल मटोल, ठीक है। अब इसमें आप जानते हो बीच में इक्वेटर है, ठीक है, और ऊपर जो है, ऊपर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। इस बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, जहां पर ज्यादा गर्मी होती है। क्यों ज्यादा गर्मी होती है, क्योंकि सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ती हैं, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसलिए स्थापित किया गया ना, कहा गया कि भाई जो इतने देश हैं, इसके अंतर्गत जो देश आते हैं, आप जानते हो, बताओ कमेंट करके मुझे, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। जीके का क्वेश्चन है, भूगोल का पूछा जाता है। तो इसके जो अंतर्गत आने वाले जो देश है ना, वहां पर कुछ ऐसे ग्रिड लगाए जाएंगे, सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जहां से सोलर एनर्जी स्टोर की जाएगी और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिससे जिससे पूरी की पूरी दुनिया रीन्यूएबल एनर्जी पर और सौर एनर्जी पर ये चल सकेगी। तो इससे क्या होगा, इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, है ना। इससे अपनी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी, कार्बन का एमिशन नहीं होगा, क्योंकि सोलर एनर्जी से कार्बन का एमिशन नहीं होता है। तो यही उद्देश्य से ये स्थापित किया गया है, ठीक है। अब देखो, इसका हेडक्वार्टर, चूंकि ये भारत और फ्रांस की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, तो भारत ने अपने यहाँ ले लिया हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम में है, हरियाणा में। डॉक्टर अजय माथुर इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। याद रहेगा जी। अगला, 100 से ज्यादा देश इस पर शामिल हो चुके हैं ना। किस हवाई अड्डे ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 2 बार किस हवाई अड्डे हो गए हैं। तो स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में टॉप पर रहा है इस बार भी कौन, भैया सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट। ये हमेशा रहता है टॉप पर। सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट विश्व का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट बना है स्काई ट्रैक्स की एयरपोर्ट लिस्ट में। और भारत की अगर बात करें, क्या भारत वाला भी कुछ है इसमें, हाँ बिल्कुल है। भारत का जो आईजीआई है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्पोर्ट है ना, सॉरी एयरपोर्ट है, वो दक्षिण एशिया का और भारत का सर्वश्रेष्ठ बना हुआ है। आप सोचोगे कि भाई सिंगापुर का ये है चांगी एयरपोर्ट, और यहाँ कह रहे हो दक्षिण एशिया में ये सर्वश्रेष्ठ है, तो सिंगापुर दक्षिण एशिया में नहीं है क्या, बिल्कुल नहीं है। सिंगापुर पड़ जाता है साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। ये साउथ ईस्ट एशिया, याद होगा आपको, आसियान कंट्रीज होती है ना, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन, है ना। तो वो जो आसियान होता है, तो उसमें ये भी पड़ता है, वो साउथ ईस्ट एशियन में है। और अगर साउथ एशिया में पूछा जाए तो दिल्ली का ये वाला एयरपोर्ट है, और पूरे विश्व में पूछा जाए तो विश्व में भी यही है, सिंगापुर वाला टॉप पर, ठीक है। समझ में आ रही बात। भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा, अगर रीजनल एयरपोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा मिलेगा, इंटरनेशनल में ये आपको मिलेगा। और हैदराबाद एयरपोर्ट को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्टाफ सर्विस के लिए दिया गया अवार्ड। इसके अलावा गोवा का मनोहर पारिकर एशिया का सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट बताया गया है 5 मिलियन वर्ग से कम की यात्री वर्ग में। टॉप 3 ये रहे। हमाद वाला जो है ये दोहा में है, तीसरे पर टोक्यो है, पहले पर सिंगापुर का चांगी। सिंगापुर का चांगी याद रखना हमेशा, ये अक्सर टॉप पर रहता है, तो टॉप यही पूछा जाता है, तो वही याद रखना है आपको। आईपीएल के इतिहास में 1000 बाउंड्री लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए, भैया 1000 रन लोग नहीं बना पाते, ये 1000 बाउंड्रीज बना के बैठे हैं। तो 1000 बाउंड्रीज लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं विराट कोहली। इनके आप जानते हो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन भी इन्हीं के नाम है, सबसे ज्यादा चौके छक्के का भी रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, सबसे ज्यादा सेंचुरी वगैरह भी लगाने का रिकॉर्ड इन्हीं का नाम है। तो 721 चौके और 279 छक्कों के साथ टोटल 1000 बाउंड्री ये कंप्लीट कर चुके हैं, और ऐसा करने वाले आईपीएल के बन गए हैं भाई पहले खिलाड़ी। अच्छा, आईपीएल की बात करें अगर, इंडियन प्रीमियर लीग किस फॉर्मेट में होता है, T20 फॉर्मेट में होता है, 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। अब तक सर्वाधिक विजेता टीम चेन्नई सुपर किंग रही है, सबसे सक्सेसफुल मानी जाएगी, क्योंकि वो 14 मैचों में 5 बार जीती हुई है, मतलब 14 मैच नहीं, 14 टूर्नामेंट में। और मुंबई इंडियंस दूसरी सबसे सक्सेसफुल है, क्योंकि उसने अभी तक हुए, जो कि 18वां चल रहा है, 17 संस्करण में उसने जीते हुए हैं 5 बार, ठीक है। उसके बाद से आप जानते हो बाकी केकेआर है तीसरे नंबर पर सबसे सक्सेसफुल। केकेआर पिछली बार की भी विजेता है, और इस बार 14 मार्च से 25 मई तक चल रहा है। सबसे महंगे खिलाड़ी इस बार ऋषभ पंत हैं। सबसे ज्यादा रन पूछा जाए तो विराट कोहली हैं, जो 8168 रन बनाए हुए हैं और अभी भी खेल ही रहे हैं। सर्वाधिक विकेट यजुवेंद्र चहल के नाम है, पूरे आईपीएल में बात हो रही है, 205 विकेट ले चुके हैं और अभी भी खेल रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसीलिए स्टार लगा है, तो मतलब अभी इंक्रीज होगा यहाँ पर। अगला,
हाल ही में किस राज्य की पुलिस के इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड दिया गया है? स्कॉच अवार्ड जीत लिया है, किस राज्य की पुलिस ने जीत लिया है? तो भाई उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जीत लिया है, अपनी इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन पोर्टल की वजह से। इस पोर्टल के जरिए इन्होंने जो भी सेवाएं दी हैं, जो भी लोगों की दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हुए हैं, वो इसीलिए स्कॉच अवार्ड का विजेता बना है, हकदार बना है। तो 9 अप्रैल 2025 को इसको मिला है पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में यूपी पुलिस को स्कॉच अवार्ड, ये बात ध्यान रखना। तो ये सम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से आधुनिक और प्रभावी बनाने की पहल को मान्यता देता है। 85,000 से अधिक दोष सिद्धियां यहाँ कन्विक्शन प्राप्त की गई। 5 साल से अधिक पुराने 40,000 से अधिक मामलों में सफल समाधान किया गया, जो 5 साल से पुराने केस पेंडिंग थे उनका। और एडीजी टेक्निकल सर्विस नई नरोड़ा ने डीजीपी प्रशांत कुमार को स्कॉच अवार्ड दिया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, ये बात ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होगी। ये क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो LA लॉस एंजलिस 2028 का होने वाला है ओलंपिक। लॉस एंजलिस कहाँ पड़ता है भाई? अमेरिका में। ठीक है, तो यहां पर होगा 2028 का ओलंपिक। इसमें कई गेम शामिल हो रहे हैं, उनमें एक गेम है क्रिकेट भी। क्रिकेट शामिल किया जा रहा है T20 फॉर्मेट में, लेकिन एक कंडीशन दे दी गई है और वो कंडीशन अब जाकर के दिया है इन्होंने, और वो कंडीशन की वजह से ना थोड़ा सा पाकिस्तान का खतरे में लग रहा है, दिक्कत लग रहा है सब कुछ। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो टॉप 6 टीमें होंगी रैंकिंग में, जो रैंकिंग में टॉप 6 टीमें होंगी आईसीसी की रैंकिंग में, उन्हीं को लाया जाएगा। अब पाकिस्तान है 7वें नंबर पर। अगर पाकिस्तान को ओलंपिक खेलना है तो उसे टॉप 6 के अंदर आना होगा, तभी वो अपना जगह बना सकती है, वरना ओलंपिक से बाहर हो जाएंगे। खैर, टोटल 90 एथलीट का कोटा यहाँ पर किया जाएगा। खेल में पुरुष और महिलाओं की T20 टूर्नामेंट की 6-6 टीमें होंगी। प्रत्येक लिंग के लिए 90 एथलीट का कोटा होगा। 128 वर्षों के बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी होगी। पहले क्रिकेट होता था, क्रिकेट को शामिल किया गया था एक बार, है ना, लेकिन 1900 में, लेकिन उसके बाद से भी क्रिकेट हो नहीं पाया। खैर, और भी कुछ गेम शामिल होंगे क्रिकेट के अलावा। क्रिकेट के अलावा ये बेसबॉल, सॉफ्टबॉल शामिल हो रहा है, फ्लैग फुटबॉल शामिल हो रहा है, लेग क्रॉस शामिल हो रहा है, सिक्सेस और स्क्वैश शामिल हो रहा है। तो 1, 2, 3, 4 और क्रिकेट लेकर 5, ये सभी गेम शामिल हो रहे हैं। ये क्वेश्चन हो जाता है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे डायरेक्टली यही लाइन पूछी जाएगी कि बताओ निम्न में से कौन सा खेल शामिल हो रहा है लॉस एंजलिस 2028 के ओलंपिक्स में। ठीक है, इसके बाद 2028 वाले के बाद ओलंपिक अगला वाला कहाँ पर होगा? तो वो 2032 में ब्रिस्बेन होगा, ऑस्ट्रेलिया में। अभी पेरिस वाला हुआ फ्रांस में। 2036 वाला हो सकता है हम लोग पा जाए मेजबानी। साइंस के ऑस्कर कहे जाने वाले ब्रेक थ्रू प्राइज, इसमें गणित के क्षेत्र का ब्रेक थ्रू प्राइज किसने जीता है? तो इसमें गणित के क्षेत्र का मिल गया है डेनिस गाइट्स गोरी को। डेनिस गाइट्स गोरी, ये अवार्ड गणित के क्षेत्र में पाए हैं। देखो, ये जो ब्रेक थ्रू प्राइज है ना, 3 क्षेत्र में दिया जाता है, फिजिक्स में, बायोलॉजी में और मैथमेटिक्स में। इसे साइंस का ऑस्कर कहते हैं। नोबेल पुरस्कार अलग है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें आपका बायोलॉजी या कह सकते हैं मेडिकल साइंस में, इसके अलावा रासायनिक में यानी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, और आपका इकोनॉमी में, पीस में और साहित्य में यानी कि लिटरेचर में दिया जाता है। तो वो 6 क्षेत्र का अलग है, उसे नोबेल कहते हैं। यहाँ पर ऑस्कर है साइंस का। साइंस का ऑस्कर 3 क्षेत्रों में, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो इसमें मैथमेटिक्स का दिया गया है डेनिस गाइट्स गोरी को। और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में 5 व्यक्तियों को मिला है। किसे किसे? डेनियल जे डकर को, जेएल हैबेनर को, जेम्स जू होल्स को, लोटे बियरे क्लोडसेन को, स्वेतलाना मोजसोव को। ठीक है, और देखिए अब इनको मिला है 5 को, तो ये कम इंपॉर्टेंट है। एक जो मिला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिजिक्स में भी अगर बात करें तो फिजिक्स में एक संस्था को ही मिल गया। संस्था में मतलब टोटल 13,508 वैज्ञानिकों की टीम थी, सबको दे दिया गया, डेडिकेट कर दिया गया। तो CERN की 4 LHC सहयोगी टीमों को, 13,508 वैज्ञानिक जिसमें थे, उन सबको दे दिया गया। ये 4 टीम को दिया गया है। हिग्स बोसान, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और मौलिक कणों के अध्ययन के लिए इनको दिया गया है फिजिक्स वाला। तो फिजिक्स वाला भी नहीं पूछा जाएगा, मैथ वाला ही सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये जियोमेट्रिक लैंगलैंड्स अनुमान को सिद्ध करने के लिए डेनिस गाइट्स गोरी को दिया गया है। क्लियर? तो टोटल
6 व्यक्तियों को मिला है इंडिविजुअल $3 मिलियन और ये टीम को मिला है 4। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग दिया गया? जैसे कि मैंने आपको बताया, चेन्नई की जो संस्था है जीआई टैग देने वाली, तो वो इस समय दे रही है, लगातार सभी राज्यों को एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट कर रही है। साल भर में एक्सेप्ट लोग भेजते हैं अपना एप्लीकेशन कि हमको जीआई टैग दे दो, तो वो चेन्नई स्थित जो संस्था है जियोग्राफिकल इंडिकेशन देने वाली, तो वो एक बार सबका एप्लीकेशन स्वीकार करना, मतलब जो जो जिनको देना रहता है उनको देना शुरू करती है, और वो समय अभी चल रहा है, तो अभी आप इसलिए रेगुलर देख रहे हो, हर दूसरे दिन किसी न किसी राज्य के बारे में जानकारी आ रही है। अभी आज बात करेंगे मेघालय की। तो मेघालय में आज देखिए रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को जीआई टैग दिया गया है। आर्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हो। ये मान्यता न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देगी, बल्कि इस शिल्प को कानूनी संरक्षण और बेहतर बाजारीकरण भी देगी। मतलब ब्लैक मार्केटिंग भी रुकती है जीआई टैग मिलने से, और उसका एक मार्केटिंग भी हो जाता है, ग्लोबल मार्केटिंग जीआई टैग का। ठीक है, तो रेंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम वहाँ का स्पेशल हैंडलूम है। पिछले दिनों में आपने देखा पश्चिम बंगाल के 7 प्रोडक्ट को दिया गया जीआई टैग, जिनमें आपका नेले गुरूर संदेश, बुरोईपुर अमरूद, सफेद बोंदे, छाना बोरा, मोतीचूर लड्डू, रधुनी पागल चावल, नेस्तारी रेशम यान, ये सब थे। तमिलनाडु की कुंभकोणम पान पत्ता, थोगलई फूल की माला, गुजरात के सौदागरी ब्लॉक पेंटिंग, अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल, घरचोला पेंटिंग गुजरात की, और बोडो जाऊ गौरण, ये सब असम का दिया गया जीआई टैग। ठीक है जी। अगला, हाल ही में प्रख्यात पर्यावरणविद दारीपल्ली रमैया का निधन हो गया। इन्हें निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दारिलपल्ली रमैया, इनको मिला था पद्मश्री, और इनका निधन हो गया है। ये तेलंगाना के ट्री मैन कहे जाते थे, ट्री मैन ऑफ तेलंगाना, है ना, तेलंगाना के ट्री मैन कहे जाते थे, और इनका अभी निधन हो गया है। ये वनजीवी, चट्टू रमैया, इन सबके भी नाम से जाने जाते थे। तो इनका निधन हो गया है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, पद्मश्री से सम्मानित थे। भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है। 2017 में इनको ये सम्मान मिला था। ऐसा कहा जाता है कि ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हुए जिले भर में 1 करोड़ से ज्यादा अधिक पौधे लगाए थे। 1 करोड़ से ज्यादा अधिक पौधे, मतलब समझ रहे हो, 1 करोड़ से ज्यादा अधिक पौधे इन्होंने लगाए थे। इस टाइम इनकी मृत्यु कब हो रही है? जब हैदराबाद में देख रहे हो क्या चल रहा है, वनों का कटाई चल रही है इतना बड़े स्तर पर। तो खैर 1 करोड़ पौधे, मतलब कि ये समझ लो कि खुद तो चले गए, लेकिन कई पीढ़ियों के लिए इन्होंने जीवन दे करके अपनी जान त्यागी है। खैर, ये कुछ और रिवीजन पॉइंट्स हैं जो पिछले दिन में आए थे, उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। वीडियो लंबी जा रही है, लेकिन चलिए फटाफट कर लेते हैं। दादी रतन मोहनी ब्रह्म कुमारी संस्था की आध्यात्मिक प्रमुख थी, इनका निधन हुआ। राम सहाय पांडे लोक नृतक थे, इनका निधन हुआ। मनोज कुमार जी फिल्म अभिनेता थी, इनका निधन हुआ। रमाकांत रथ उड़ीसा कवि, पूर्व आईएएस अधिकारी थे। हिम्मत शाह प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे। मायाधर राउत ओडिसी नृत्यांगना थी। सुकरी बोम्मगौड़ा कन्नड़ लोक गायिका थी। और सैम नुजोमा ये नमीबिया के संस्थापक थे। और नवीन चावला पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। इनका अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। कल के क्वेश्चंस की अगर बात करें तो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 9वें संस्करण का विषय क्या था? इसका थीम था संभावना, पॉसिबिलिटी। राफेल लड़ाकू विमान का निर्माण कौन करता है, किस देश में स्थित है? डसाल्ट एविएशन बनाता है, फ्रांस में स्थित है। आज आपको क्या बताना है? आईएसएफ विश्व कप जो हुआ ब्यूनस आयर्स में, इसमें मिडिल टेबल में शीर्ष पर कौन रहा था? अभी जिसमें मैंने बताया आपको कि 8 मेडल भारत ने जीते थे, इसमें टॉप पर कौन था, बताइए। इसके अलावा 2023-22 के लिए जारी पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? ये भी मैंने आपको बताया था वन लाइनर में ही, आज की भी वीडियो में, कल तो डिटेल में इस पर चर्चा हुई थी। आप कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ई बुक वगैरह लेना है तो एमजेटी ऐप पर जा करके लीजिए। पढ़ाई करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।